मुंबई का वड़ा पाव हो या हैदराबाद की बिरयानी, बंगाल का रसगुल्ला हो या चेन्नई का डोसा, पंजाब की मक्के की रोटी हो या घर की बनी रोटी, हर डिश की अपनी एक कहानी है। इंडिया जो कि अपने कल्चर और ट्रेडिशन के लिए जाना जाता है, वैसे ही इंडियन फूड भी पूरी दुनिया में फेमस है। हर रीजन की अपनी स्पेशल डिश, चटपटे स्ट्रीट फूड और अलग अलग प्रकार के स्वीट, यही तो इसे इतना स्पेशल बनाते हैं। सोचो, जब जीरा, इलायची, धनिया और गरम मसाले किसी भी खाने में पड़ते हैं तो उस खाने का स्वाद और भी टेस्टी हो जाता है। और ये मसाले थे जिनकी खोज में वास्को द गामा 1498 में पुर्तगाल से इंडिया आया था और आज दुनिया भर में इंडिया मसालों का एक्सपोर्ट हब बन चुका है। अगर हम टाइम में पीछे जाए तो लगभग 5000 साल पहले जितने भी कम्युनिटीज इंडिया में आई तो उन्होंने अपने कल्चर और ट्रेडिशन से खाने में फ्लेवर, स्पाइसेस और यूनिक कुकिंग टेक्निक्स दिए, जिससे कि हमारे खाने को एक लाजवाब हेरिटेज मिला, जैसे कि मुगल्स, ब्रिटिश और पोर्तुगीज। लेकिन इससे भी पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जिसमें कि लोग बीट, राइस और पाली खाते थे, साथ ही साथ दूध, दही और अलग अलग प्रकार के फल सब्जियां खाते थे। कभी कभी तो वो लोग नॉनवेज भी खाते थे, जिसमें कि भेड़ और बकरियां शामिल थे। अब सवाल ये आता है कि इतना सारा खाना वो पकाते कैसे होंगे। आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग से पता चला है कि उस टाइम के लोग कितने स्मार्ट थे। उन्होंने बिना किसी टेक्निक के सिर्फ सूरज की गर्मी और पानी का इस्तेमाल करके खाने को पकाने का तरीका ढूंढ लिया था। वो लोग मिट्टी के ओवन तैयार करते थे, जिसमें कि उनका खाना पक भी जाता था और टेस्टी भी बन जाता था। अब ये तो ही खाना खाने की और पकाने की बातें, लेकिन क्या हमें ये सब खाना ऐसे ही खाना चाहिए? आज के समय में हम किसी भी चीज की एक्सपायरी डेट चेक किए बिना उस चीज को खाते नहीं हैं। पर क्या उस टाइम के लोग ऐसे ही करते होंगे? हाँ, हमारे वेद पुराणों में इसके बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि वैदिक एरा में खाने को सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि हेल्थ और प्योरिटी के लिए भी खाया जाता था। और उस समय आयुर्वेद और ऋषि मुनियों के आधार पर खाने को सही टाइम, सीजन और सिचुएशन पर खाया जाता था। जैसे कि गर्मियों के सीजन में हल्का फुल्का खाना खाया जाता था, जिसमें कि मूंग दाल की खिचड़ी, नारियल की चटनी, पोहे और चावल की खीर। और सर्दियों के सीजन में थोड़ा एनर्जेटिक खाना खाया जाता था, जिसमें कि शहद वगैरह, और वो बासी खाना नहीं खाते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि खाने को शुद्ध बनाने के लिए वो गंगा जल, घी और मंत्रों का उच्चारण करते थे और ये खाना सही समय पर खाया जाता था। लेकिन वो लोग सूरज ढलने पर हेवी खाना नहीं खाते थे, यानी कि नॉनवेज। और जो महाजनपद का बाल था, उनके जो वॉरियर्स और मर्चेंट थे, उनको फिश और मीट ज्यादा लगते थे। लेकिन जब जैन और बौद्ध धर्म ने वायलेंस को अपोज किया तो नॉनवेज को बंद कर दिया और तभी सम्राट अशोक के समय पर शाकाहारी खाने को ज्यादा बढ़ावा मिला। उन्होंने जानवर के बलि देने पर बंदी लगा दी। मौर्य साम्राज्य के विस्तार के साथ ही व्यापार मार्ग भी बढ़े। पर्शिया और सेंट्रल एशिया से नए फूड्स और मसाले इंडिया में आए, जैसे कि केसर, बादाम और पिस्ता। और जो मसाले थे वो सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि उसका मेडिसिनल यूज भी होता था, जैसे कि हल्दी, अदरक, धनिया और काली मिर्च। और यही से मसालों का एक्सपोर्ट शुरू हुआ और आज इंडिया को मसालों का घर कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए हर जगह का खान पान भी अलग था। जैसे कि बंगाल में चावल और मछली, नॉर्थ इंडिया में दाल, रोटी और दूध का ज्यादा इस्तेमाल होता था। वैसे साउथ इंडिया में चावल, मसाले और कोकोनट का यूज होता था। सिल्क रोड के जरिए भारत में कई नए मसाले और खाने की चीजें आई। सिल्क रोड यानी कि यूरेशिया और अफ्रीका की जो जमीन और समंदर है, उसे जोड़ने वाला जो व्यापारी मार्ग है, उसे सिल्क रोड कहते हैं। इसी सिल्क रोड ने और नए व्यापार ने भारत में नए स्वाद और विदेशी इन्फ्लुएंस डाले। मौर्य साम्राज्य ने इंडियन फूड को एक नई दिशा दी, जिससे कि इंडियन फूड में बाहरी देशों का खाना ऐड होने लगा। अब सवाल ये आता है कि अगर उस समय नॉनवेज को बंद कर दिया गया था तो हैदराबाद की बिरयानी कहाँ से आई? इंडियन फूड रेस्टोरेंट की जो ओनर है क्रिस डिलॉन, उनका कहना है कि इंडिया में सबसे पहले बिरयानी को पर्शियन लोगों ने लाया था। जैसे कि मैंने मौर्य साम्राज्य के वक्त ही कहा था कि पर्शिया और सेंट्रल एशिया से नए फूड और मसाले इंडिया आते थे। जैसे कि मुगल एरा में जो फर्स्ट एम्परर था बाबर, उसके इंडिया को जीतने से पहले ही साउथ एशिया में बिरयानी को तैयार किया जाता था। लेकिन मुगलों ने इस बिरयानी को पॉपुलर बनाया। साथ ही साथ मुगलों ने कई शाही खाने को ऐड किया, लखनवी कबाब, सूखे मेवे, टोमेटो, चिली, पोटैटो, जो कि आज इंडियन फूड के मेन कंपोनेंट्स है, जिसे कि पोर्तुगीज ने इंडिया में लाया था। जहां फल और शहद का इस्तेमाल किया जाता था मिठास के लिए, वहीं इन लोगों ने शुगर को भी इंडिया में लाया। साथ ही साथ अफगानिस्तान के हिंदू लोगों ने ओवन बनाने की टेक्निक भी इंडिया में लाई, जिससे कि आज हम तंदूर की डिशेस बनाते हैं।
खाने के साथ साथ हमें पीने की चीजें भी चाहिए थी। तो जहाँ हम दूध, दही और लस्सी और काढ़ा पीते थे, वही ब्रिटिश जब इंडिया में आई तो उन्होंने चाय की पहचान कराई, जिसे पिए बिना आज हमारी सुबह नहीं होती। ब्रिटिशर्स का इम्पैक्ट सिर्फ खाने पर ही नहीं बल्कि खाने को किस तरह से खाया जाए इस पर भी था। और उसी समय पहली बार हमने कांटे और चम्मच से खाना खाया। ब्रिटिशों ने भारतीय खाने में कई बदलाव लाए, लेकिन भारतीयों ने उस खाने को अपने स्वाद के अनुसार बदला। जैसे कि चाय सिर्फ चाय नहीं रही बल्कि मसाला चाय बन गई, और कटलेट सिर्फ कटलेट नहीं रहा बल्कि आलू टिक्की बन गया। इसके अलावा इंडिया में कई और नई डिशेस आई, जिससे कि आज हम इंडिया स्ट्रीट फूड नाम से जानते हैं। और आज इंडिया में बनने वाली नई डिशेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। और आज इंडियन रेस्टोरेंट्स और इंडियन फूड फेस्टिवल सब जगह पाए जाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में भी इंडियन फूड बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि वहाँ पर जैन और बुद्धिस्ट कल्चर ज्यादा है। साथ ही साथ मलेशिया में भी इंडियन फूड कुकिंग स्टाइल पॉपुलर है। और वही चिकन टिक्का मसाला को ब्रिटिश नेशनल डिश कहा गया है। 2003 तक इंग्लैंड और वेल्स में तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स थे। ब्रिटिश फूड स्टैंडर्ड एजेंसी के अनुसार यूके में भी इंडियन फूड इंडस्ट्री की वैल्यू 3.2 बिलियन पाउंड्स है। इंडियन फूड सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि कल्चर, ट्रेडिशन और हिस्ट्री का मिक्सअप है। चाहे बिरयानी हो या चिकन टिक्का मसाला या भारतीय मसालों से बनी कोई स्वादिष्ट डिश, इनका जादू आज पूरी दुनिया में बरकरार है। आप कौन से इंडियन फूड की हिस्ट्री जानते हो, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का तड़का और एंटरटेनमेंट का मजा दोनों एक साथ सिर्फ स्पार्किन पर।